वेलकम डियर स्टूडेंट वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखेंगे अपने स्टेट लाइन सीरीज का लेक्चर नंबर 9 जो कि है बेटा हमारा मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुका हूं। बेटा हमने जितना भी कंटेंट पढ़ा था उसके ऊपर मैं अब मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं सो दैट कि जो हमारा कंटेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू हमारा कवर हो सके। ये क्वेश्चंस आपको अपने बुक में एक्चुअस के एंड में मिसलेनियस में हर जगह मिल जाएंगे बच्चे। अब बात करते हैं कि बेटा हम जो है आज की क्लास में फिर से वही कुछ क्वेश्चंस लेके आए, तकरीबन 15 क्वेश्चंस आज की क्लास में भी होंगे। जो क्वेश्चंस हैं बच्चे आज हम उसको है ना फुल प्रूफ ना करके हम आइडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं या ये क्वेश्चन किस किस तरीके से हो सकता है सो दैट कि अब जो नॉलेज है ना बच्चे आपको मिली हुई है वो नॉलेज के ऊपर काम हो सके रेदर देन कि सोल्विंग या कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर हम फोकस करें। तो जहां पे लगेगा बच्चे मेरे को कि यार पूरा करवाना चाहिए तो पूरा करेंगे, नहीं तो आज आइडिया के ऊपर ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं, देन हम अपने लेक्चर के अंदर आते हैं। बच्चे हमने सबसे पहले देखा था कि स्लोप क्या होता है। तो बेटा हमें ये पता चला था जो स्लोप है ना बच्चे वो थीटा फॉर्म में भी हो सकता है। स्लोप बेसिकली इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, मेजरमेंट ऑफ अ एंगल जो कि है उसको स्लोप बोलते हैं। एंड मेजरमेंट का जो तरीका होता है हम उसको इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन बोलते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होता है। तो ये तीन तरीके से बेटा हमारे सामने आ सकता है। थीटा फॉर्म में आ सकता है बच्चे हमारे सामने, थीटा फॉर्म के बाद हमारे सामने बच्चे ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में आ सकता है। एंड थर्ड वन इज बेटा ये हमारे सामने इक्वेशन फॉर्म में भी आ सकता है, यानी कि अगर मुझे एंगल पता हो तो भी मैं स्लोप बता सकता हूं, अगर मुझे बेटा दो कोऑर्डिनेट पता हो तो भी मैं स्लोप बता सकता हूं, एंड फाइनली मुझे इक्वेशन पता हो तो भी मैं स्लोप बता सकता हूं। अगर मेरे को दो लाइंस का स्लोप पता है तो मैं उनके बीच से बनने वाले एंगल को निकाल सकता हूं। जो एंगल निकाला जाएगा वो एक्यूट निकाला जाएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव करा गया है। ऑब्ट्यूज के लिए 180 डिग्री माइनस करेंगे। दो लाइंस के बीच में बेटा अगर हमारे को एंगल पता है तो हम ये बता सकते हैं कब दो लाइन पैरेलल होगी कब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी। यानी कि दो लाइंस अगर हमारे पास पैरेलल है तो M1 और M2 दोनों का स्लोप बराबर होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा, -1 होगा। अब आइए बात बच्चे की हम जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके या इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो उससे हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। पहला कहता है मेरे को आप पॉइंट और स्लोप दे दो, दूसरा कहता है कि नहीं आप सिर्फ 2 पॉइंट दीजिए, तीसरा कहता है कि आप स्लोप और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट दें या एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट दें, चौथा कहता है आप सिर्फ इंटरसेप्ट दे दीजिए, और पांचवा है बेटा नॉर्मल फॉर्म। थोड़ी सी अलग है इन सबसे। तो दिन की इक्वेशन जो है मैंने नीचे लिखी हुई है। अब नीचे है बेटा अगर दो लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या एक के ऊपर एक है, या क्या कह सकते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके ना कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन देखने को मिलता है। जब स्लोप जो है सेम होता है तो सॉरी जब लाइंस जो है सेम होती है तो सारे कोऑर्डिनेट्स जो है ना उसके इंक्लूडिंग का कोफिशिएंट एंड क्या कहते हैं ये आपका कांस्टेंट दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर लाइन से पैरेलल है तो उनकी जो कोफिशिएंट डिटरमाइन करने वाले फैक्टर होते हैं वो एक्स और वाई के जो भी हैं ये दोनों सेम होंगे। तो देखो बेटा जब लाइन पैरेलल है तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है A1 और B1 ये जो है प्रोपोर्शनेटली बराबर है लेकिन कांस्टेंट बराबर नहीं है। लेकिन अगर लाइन सेम है एक जैसा है तो A1 B1 C1 आपस में प्रोपोर्शनेटली बराबर है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो बच्चे हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं A1 A2 B1 B2, ठीक है ना, इनका रिजल्ट 0 आएगा। अगर इंटरसेक्ट कर रही होती है बेटा लाइन हमारी तो दोनों जो है हमारे जो स्लोप है बेसिकली सेम नहीं आएंगे। अगर स्लोप सेम नहीं आएंगे तो लाइन आपस में मतलब लाइन जो है वो हल्की सी झुकेगी एक कहीं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में और कहीं ना कहीं काटेगी जरूर। इसके बाद बच्चे हमने देखा था कि अगर हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो हम उससे स्लोप कैसे निकालें, जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं। हम उससे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालें, ये बेसिकली इनके रिजल्ट या फॉर्मूले होते हैं। और नॉर्मल फॉर्म की इंफॉर्मेशन कैसे निकालें ये अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा है इफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, अगर लाइन बच्चे हमारे पास पैरेलल है गिवन लाइन के तो हमारे में एक काबिलियत है कि बच्चे हम डायरेक्टली उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। अब स्लोप डिटरमाइन करने वाले कोफिशिएंट जो होते हैं वो हमारे पास है बेटा A1 B1 एंड A2, मतलब जो भी कोफिशिएंट्स है वो दूसरी लाइन के अंदर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो फर्क किसका होगा? सिर्फ कांस्टेंट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है सिर्फ वो कांस्टेंट का है। ठीक है, आगे बात करते हैं इफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन।
तो बच्चे हमने ना यहाँ पे ये डिराइव करा था कि ये एक रिजल्ट होता है अगर लाइन पैर हो जहां पे हमारे x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था बेटा अगर हमें दो लाइन के अगर हमें पॉइंट और लाइन दे रखी है तो हम उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दो पैरेलल लाइन दे रखी है तो हम इसके बीच का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हमें ना इंफॉर्मेशन जो है नॉर्मल की दी जाती है रेदर देन द मेन लाइन। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो लाइन होती है वो मेन लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है कि उसका एंगल गिवन होता है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होती है और ये एक इक्वेशन हमारी जनरेट होती है। अब बच्चे हमारे पास अगर ये जनरल इक्वेशन है तो उससे हम नॉर्मल फॉर्म की इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फैक्टर से डिवाइड करना होता है। ध्यान रखना होता है कि बेटा जो सी वाला फैक्टर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उस अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स है उनका साइन बेसिकली थीटा डिसाइड होता है। एंड दिस वर्क एज अ, मैं इसको बच्चे ग्रीन पेन से ले आता हूं। तो ये जो है बच्चे हमारे पास ये जो है, ठीक है, इंक्लूडिंग द साइन, ये हमारे पास कॉस थीटा का काम करता है और ये हमारे पास साइन थीटा का काम करता है। तो आई होप बच्चे आपको ये बातें समझ में आई रिवीजन की। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, आइडिया के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि समझने के ऊपर, थॉट प्रोसेस पे हम काम करेंगे rather than डूइंग द कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, इसको पढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसकी स्लोप 2 है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन जो है बेटा हमारे पास √5 है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं। अब इस ग्राफ में मुझे बोला हुआ है कि ऐसी लाइन के स्लोप को बताओ, यानी कि लाइन कहीं से भी आ सकती है बेटा ये, जिसका मुझे जो है एक तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चे ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये कहाँ से आ रहा है बच्चे, ओरिजिन से, और ये डिस्टेंस √5 है और हमें इस लाइन का इक्वेशन बतानी है जिसकी स्लोप जो है ना बेटा हमारे पास 2 है। तो दैट मीन्स बच्चे अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को ये थीटा मिल जाए तो मैं नॉर्मल फॉर्म के थ्रू जा सकता हूं। लेकिन बच्चे थीटा निकालना है ना, यहाँ पे बड़ा पेचीदा, मतलब पेचीदा सा काम होगा, क्योंकि ये एंगल तो ठीक है 90 डिग्री हो गया। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, इसका स्लोप बच्चे यहाँ पे ना ये वाली फिगर 2 है। अगर ये हमारे को थीटा सपोज करो 45 डिग्री 60 डिग्री में गिवन होता तो बेस्ट था बच्चे, बट टू को स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड जो हमारे पास एंगल होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, उनमें 2 नहीं है। तो इसका मतलब 10 इनवर्स लेना पड़ेगा, 10 इनवर्स लेना पड़ेगा तो एंगल थोड़ा सा हमारा क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये मेथड बेस्ट नहीं है बच्चे, सिंपल सी बात, क्योंकि सिंपल है 10 टू स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आता। अब दूसरा तरीका है बेटा कि हमारे पास ये लाइन की एक वो दे रखा है स्लोप, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूं तो मैं निकालूंगा बेटा y = mx + c। a1 b1 भी निकाल सकता था बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है a1 b1 के अंदर, मैं a1x सपोज कर लो या b1y + c1, ये मैं लाइन की इक्वेशन ले सकता था। बट इसके साथ प्रॉब्लम है बच्चे कि यहाँ पे 3 अननोन कोफिशिएंट है, जबकि यहाँ पे 2 अननोन कोफिशिएंट है और एक मेरे को पता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो m होगा जैसे 2/3 होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास x और y के कोफिशिएंट बाद में भी आ जाएंगे, बट स्टिल यहां पर बच्चे इस फॉर्म में जाने में ये प्रॉब्लम है और इस फॉर्म में जाने में ये खासियत है, तो इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। और अब मेरे पास बच्चे अगर मैं कहूं तो मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है बेटा 2x + c और ये बेटा y के बराबर है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 2x - y + c = 0 बच्चे, हमको बेटा c निकालने की इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ओरिजिन एंड लाइन, क्या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पे 0 0 है और लाइन जो है ना बच्चे हमारे पास 2x - y + c = 0 है। तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा बच्चे, ये अपॉन में बेटा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 1, यहाँ पे आएगा मॉड्यूलस और ये दे रखा है हमारे को √5, यहाँ से c की 2 वैल्यू निकलेंगी और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे 2 लाइन है, हो सकती है, हाँ डेफिनेटली हो सकती है बच्चे। कैसे हो सकती है,
कि अगर मैं इस क्या कहते हैं ओरिजिन को नीचे की ओर ले जाऊं तो यहां से मेरे को, मैं कलर को थोड़ा सा लेता हूं, कलर 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 थोड़ा सा ऑरेंज, नहीं, कलर 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 कलर, अरे कलर की बड़ी दिक्कत होगी, चलो पिंकिश कलर करते हैं। हाँ, तो बच्चे इस तरीके से हो सकता है बेटा कि एक लाइन और हो सकती है नीचे की ओर, अगर वैल्यू आती है तो जो बेटा हमारे पास √5 के डिस्टेंस पर होगी, एंड सेम बेटा इसका भी स्लोप हो सकता है 2 ही हो। अच्छा 2 स्लोप है बच्चे, तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही होगी, ये सिचुएशन आपकी ऐसे बनेगी, क्योंकि हमारे पास स्लोप जो है वो पैरेलल आ जाएगा, तो आपके पास है ना बेटा ये ऐसे बनेगा, लाइक दिस समथिंग, क्योंकि 2 स्लोप इसका है, और अगर बैक साइड पे जाओगे तो बेटा हमारे को डिस्टेंस वर्ड यूज करा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लेंथ है यहाँ पर भी बेटा ये हमारी √5 हो सकती है। तो पॉसिबल है बेटा 2 लाइन आना, उम्मीद करता हूँ बेटा आप इसके पीछे के लॉजिक समझोगे कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं। अब आगे, if the sum of the distance of a moving point in a plane from the axis is 1, then find the locus of the point। अब बच्चे हमको ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो हमेशा ना मूव कर रहा है, और मूव करने पर इसकी खासियत क्या है कि हमारे पास इसकी खासियत है इस पॉइंट की कि ये पॉइंट जहां पे जाएगा ना वहां पे एक्स और वाई का सम रिजल्ट आएगा ना, जो भी सम आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब बच्चे हमारे पास देखो कितनी अच्छी बात है, हमारे पास जो पॉइंट है हम उसकी वैल्यू जो होती है एच के लेके करते हैं, और बाद में हम जितने भी पॉइंट्स एच के से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं उसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या मैंने कहा सारे पॉइंट्स को ये एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास एक पॉइंट है बेटा जिसमें x मैंने 1 लिया है, y 0 लिया है, तो x 1 लिया, y 0 लिया, यानी कि इनका सम क्या आ रहा है 1। सिमिलरली बच्चे यहां पर भी एक पॉइंट होगा, सिमिलरली बच्चे यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा 0 1, यहाँ पर होगा बच्चे हमारे पास 0 -1, एंड यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जहां पे होगा 0 -1 0। बच्चे हमें ना डिस्टेंस बोला है, व्हेनेवर द वर्ड यूज डिस्टेंस, तो यहाँ पे बच्चे हम डिस्टेंस को रेफर कर रहे होते हैं, और डिस्टेंस का मतलब होता है कि आइदर पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। मतलब आप एक सपोज कर लो आपने साइकिल ली, आपने साइकिल आगे चलाई तो भी डिस्टेंस है, साइकिल पीछे चलाई वो भी डिस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस को फॉलो नहीं किया जाता जब भी वर्ड डिस्टेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब मेरा एच के जो भी होगा बेटा वो इसी पॉइंट्स पर घूम रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरी लोकेशन है बेटा मेरे एच के की। अब ये एच के ऊपर मेरे से पूछा हुआ है कि इसकी लोकस बताओ, ठीक है। तो लोकस बताने का मतलब इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन जो है ना बहुत सिंपल है, देखो हमारे पास h और k जो है आइदर चाहे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव, मुझे पॉजिटिव ही करना है क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, हमेशा इसका सम 1 होगा, दैट मींस मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y इज इक्वल टू 1। देखो कितना इजी है। अच्छा इसमें शेप की बात करूं तो देखो शेप निकालना कितना इजी है, कि कौन सी शेप है, आपको हो सकता है रेक्टेंगल लग रहा हो, स्क्वायर लग रहा हो, या सारे नहीं हो। देखो यहां से लेके यहां तक की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये जो लेंथ है बेटा यहां से लेके यहां तक ये लेंथ, और मैं बात करूं बच्चे यहां से लेके यहां तक के, तो ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 2 है। इसका मतलब बच्चे जो हमारी लेंथ है, ठीक है ना, वो पूरी पूरी 2 आ रही है, और 2 लेंथ के ऊपर भी अगर आप समझो ज्यादा बेटर इस तरीके से कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी 1 है, यहां से लेके बच्चे यहां से लेके यहां तक की फर्दर लेंथ भी 1 है, यहां से लेके यहां तक की भी लेंथ 1 है, और ये लेंथ भी 1 है। इसका मतलब जो मेरे डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि हमेशा हर पोर्शन की लेंथ बराबर आ रही है। दूसरी बात इन सब में और अच्छी बात, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात बच्चे, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है एज अ डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे में परपेंडिकुलर होते हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर भी है, तो डायगोनल बाइसेक्ट भी करें परपेंडिकुलर भी हो, तो इसका मतलब ये सिचुएशन जो है हमें स्क्वायर के अंदर देखने को मिलती है।
तो ये जो फिगर है बेटा, ये मूविंग पॉइंट जो है वो बेसिकली स्क्वायर बना रहा है और इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास ये है। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन कहता है द लाइन, एक लाइन है बच्चे जिसको है ना मैं टर्न कर देता हूं, पॉइंट ऑन इट, तो पॉइंट लाइन पर ही है। ऐसा पॉइंट है जिसके ऑर्डिनेट एंड एब्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो भी कोफिशिएंट्स, सॉरी कोफिशिएंट कह रहा हूं, वैल्यूज है उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पे बराबर होती है, वहां से मैं इसको टर्न करता हूं थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे इसको टर्न करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ न्यू पोजीशन। बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले मैं इसके लिए जाता हूं, ग्राफ बनाता हूं फटाफट। तो बेटा मेरे पास ये ग्राफ आ गया। अब देखो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये एक लाइन है, तो लाइन मैं ऐसे रैंडमली कहीं पे भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो लेट्स से बच्चे ये एक मेरी लाइन आ गई, ठीक है। इस लाइन पे, ये जो लाइन है बच्चे मेरे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। इसमें एक जगह ऐसी है जहां पे ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब बराबर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर क्या होगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5, और x अगर 5 आ गया तो मेरे पास, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो y भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट यूज करा कि इस पर्टिकुलर जगह पर x और y दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आ गए 5 में। अब कह रहा है बच्चे, मैंने इस लाइन को 45 डिग्री पर टर्न कर दिया। 45 डिग्री पर टर्न करा तो हमारे पास जो है वो नई लाइन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो इस नई लाइन को जो मैंने टर्न दिया है, कितना दिया है बच्चे, मेरे पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करा है, पॉइंट मेरे पास 5 है। इसकी इक्वेशन गिवन है बच्चे, मेरे को इसकी इक्वेशन पूछी हुई है। अब कितना आसान है बेटा इस इक्वेशन को निकालना, आप इतना समझो। देखो, मुझे इसका स्लोप पता है। इसका स्लोप होगा बच्चे मेरे पास, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, दैट मीन्स -2 अपॉन में -1, तो दैट मीन्स कि मेरे पास इसका स्लोप आ जाएगा 2। तो इसका स्लोप पता है, ऊपर इन दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल पता है। मुझे बाद में पता चल, अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो मुझे इस लाइन का स्लोप, अगर मैं m1 है तो इस लाइन को मैं m2 मिल जाए, जिसकी इक्वेशन निकालने उसका स्लोप m2 लिख रहा हूं। अगर मुझे इसकी इक्वेशन मिल जाए और स्लोप मिल जाए, मेरे पास ऊपर पॉइंट है 5 जो कि कॉमन है, तो मुझे इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब निकाला कैसे जाए, बहुत सिंपल तरीका है बच्चे। हमारे पास जो एंगल है ना दो लाइंस के बीच में बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 1045 डिग्री, ठीक है ना। इज द एंगल बिटवीन द लाइंस इज m1 माइनस में m2 अपॉन में बच्चे 1, m1 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस m1 इनटू में m2। दिस आर द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो बेटा हमारे पास m1 दे रखा है, आपको m2 निकालना है। हो सकता है दो लाइंस बने बच्चे, यहाँ पे टर्न की बात कर रहा है बच्चे, तो मेरे ख्याल से बेटा, तो आप देख लेना बच्चे, मुझे नहीं लगता कि बेटा यहाँ पे दो लाइन बनेगी, क्योंकि लाइन एक ही बनेगी, दूसरी लाइन यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि टर्न उसने स्पेसिफाई कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर दो लाइन बनती भी है ना, तो इसका मतलब ये मान के चल लेना, एक टर्न आपका कैसा है, क्लॉकवाइज है, एक टर्न आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन केस बच्चे आपकी जो इक्वेशन आती भी है, दूसरी वाली लाइन्स जो है ना वो ये वाली होगी, 45 डिग्री, ये, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे आगे। ये क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं, इस टाइप के कुछ सिचुएशंस को हमने बहुत देखा है। टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, बेटा पैरेललोग्राम की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स दे रखी है, एक डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। तो मेरे को पैरेललोग्राम बोला हुआ है, तो मैं पहले सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाता हूं। बेटा पैरेललोग्राम बनाने के लिए, ये मेरा पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में मेरे को ए बी सी डी, तो मुझे ना दो इक्वेशन दे रखी है, टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स दे रखी है, तो मैं ए बी और बी सी ये मान लेता हूं, मेरे को ये गिवन है। तो इन गिवन होने से मेरे को पॉइंट बी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब एक डायगोनल गिवन है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा डायगोनल कौन सा गिवन है, किस तरीके से गिवन है। तो डायगोनल के लिए हमें बेटा ये टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर डायगोनल हो सकता है ऐसे हो, या डायगोनल हो सकता है ऐसे हो।
ठीक है, यानी कि बेटा डायगोनल 1 भी हो सकता है और डायगोनल 2 भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता डायगोनल 2 होगा या नहीं होगा। तो देखो बेटा डायगोनल 2 के लिए ना हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन पॉइंट ले, तो मेरे पास ये है बेटा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है इनके अंदर कोई भी, तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 0 0 बनेगा। ये बनेगा बच्चे मेरे पास 0 0। तो क्या डी इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, डी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डी टू सॉरी बेसिकली, क्योंकि 0 0 इसके अंदर डालूंगा तो मेरे पास रिजल्ट जो है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब बेटा डी टू हमारा डायगोनल ऐसा नहीं है, हमारे पास जो डायगोनल है वो डी वन ही है। तो अब मुझे इक्वेशन जो निकालनी है वो डी टू की निकालनी है। अब D2 की इक्वेशन निकालने के लिए क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? अच्छा, इक्वेशन निकालने के लिए मुझे बेसिकली पॉइंट पता हो या स्लोप पता हो या कोई इंटरसेप्ट पता हो, इस तरीके से। तो इंटरसेप्ट वाली तो बात नहीं है, तो पॉइंट पता हो या स्लोप पता हो, इन 2 तरीके से हम अपनी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। चाहे 2 पॉइंट बता दें या 1 पॉइंट या 1 स्लोप बता दें, तो भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है बेटा। तो अब अच्छा, हमारे पास ए बी की इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y। 0 नहीं होगी बेटा, क्योंकि 0 पे सेम लाइन हो जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे C1। ये इक्वेशन है 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 7x प्लस 2y, ये बेटा हो जाएगी C, और इसको कर लेते हैं हम D। ठीक है, तो डी हमारे पास एज अ कोफिशिएंट चल लेगा, या फिर C1 C2 कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं C1 और इसको नाम देते हैं C2। तो अब अगर मैं कह रहा हूं बेटा कि मुझे कहीं से भी ये C1 और C2 पता चल जाए, ठीक है, तो मैं बड़े आराम से अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है D2 को फाइंड कर सकता हूं। और D2 को फाइंड करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, मेरे को ऑलरेडी है ना जो डायगोनल है इसमें ये डीबी से मिलके बन रहा है और मेरे को बी पता चल गया है 0 0, तो मुझे सिर्फ डी चाहिए। तो अब देखो क्या हो सकता है, देखो सिंपल है बच्चे कि मैं यहाँ पे जो है ये C2 निकाल सकता हूँ, एंड क्योंकि हाँ, यहाँ पे बच्चे मैं ए फाइंड कर सकता हूं और यहाँ पे मैं सी फाइंड कर सकता हूं, पॉइंट सी। कैसे? पॉइंट ए जो है ये D1 एंड ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंड पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी जो है बच्चे मेरे पास जो है ये D1 एंड BC का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर मेरे पास ए पॉइंट आ सकता है, सी पॉइंट आ जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास पॉइंट्स की वैल्यू होंगी। पॉइंट्स होगा तो मैं आराम से अपनी इक्वेशन निकाल सकता हूं। किस कौन सी बेटा? एडी की इक्वेशन निकाल सकता हूं एंड सीडी की इक्वेशन निकाल सकता हूं। एडी और सीडी की जब इक्वेशन आ जाएगी हाथ में, बेसिकली हमारी इक्वेशन निकली हुई है C1 और C2 निकालना है बेसिकली। और ये कैसे निकलेगा? जब इन पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी, मैं प्लॉट करूंगा तो मेरे पास आराम से आ जाएगा। और इन दोनों का ही इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट डी है। तो बच्चे हमारे पास जब डी आ जाएगा तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन को निकाल लेंगे। तो ये सारे काम धाम हमें इसके अंदर करने पड़ेंगे। तो दीज आर द लॉजिक्स बिहाइंड इट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा को समझ में आ गया होगा। एंड इस तरीके से हम इक्वेशंस को निकाल मतलब पहले भी करके आए हैं। आपने छोटे-छोटे एग्जांपल्स में देखा हुआ है कि किस तरीके से हमें पॉइंट या अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिससे मैं C1 या C2 इस टाइप का कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। तो फिलहाल बेटा हमारे पास ए निकालना बड़ा आसान है, सी निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ही दिखा रहा है। एंड उम्मीद करता हूँ बेटा आप ये क्वेश्चन कर लोगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था यहाँ पे क्वेश्चन का। इफ द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, तो हमारे पास एक लाइन्स हैं जो है बेटा x प्लस वाई 3 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो डेट बच्चे जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो किया है तो 2x प्लस में
2y और ये हो जाएगा 6, तो मेरी हो जाएगी माइनस माइनस माइनस, ये कटा -5y एंड 1 में से 6 गया तो बेटा -5, माइनस से माइनस गया तो मेरे पास आ गया y की वैल्यू 1। मेरे पास बेटा y की वैल्यू 1 आ गई है। अब y की वैल्यू 1 आ चुकी है तो हम अब क्या कर सकते हैं बेटा, y की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू 1 यहाँ रखा तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। यानी कि बेटा जो लाइन है ना x अपॉन a प्लस में y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये 1 2 से पास हो रही है तो इसका मतलब 1 अपॉन a 2 अपॉन b, नहीं 2 अपॉन a एंड 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया। दूसरा बोला हुआ है कि ये लाइन जो है हमारे को एक ए और बी की फॉर्म में दे रखी है, ये पैरेलल है बच्चे, तो ये पैरेलल है तो हमारे पास इसका स्लोप क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया बच्चे हमारे पास माइनस ए अपॉन बी, तो डेट मीन माइनस 1 अपॉन ए अपॉन में 1 अपॉन बी, जिसको हमारे पास माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। अब ये लाइन जो है ना बेटा इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या है, जिसकी पैरेलल है x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका मैं अगर स्लोप निकालूं तो जो कि आएगा माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस ए का मतलब ये -1 और बी भी -1, तो इसका स्लोप आ जाएगा 1। तो अब ये किसके बराबर है बच्चे, ये 1 के बराबर है, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर है। हमारे पास एक रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट है, 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस रिलेशनशिप को यहां से उठाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा, जैसे मेरे को a और b आ जाएंगे। बस इतना ही रोल था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रूव दैट द लाइंस फॉर्म अ रोम्बस, ये लाइंस रोम्बस बना रही है, ये प्रूव करना है। तो देखो कितना आसान है हमें ये प्रूव करना। अब मुझे क्या अच्छी बात दे रखी है, मुझे है ना दोनों लाइंस की इक्वेशन बता रखी है और यहाँ से देखो जिनका स्लोप पैरेलल मतलब जिनके कोफिशिएंट्स बराबर है x और y के, वो बेसिकली आपस में पैरेलल लाइंस है। तो मेरे को हमारे को बेटा 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड √3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो रोम्बस के लिए हम क्या करें, सुनना बेटा, रेदर देन द गोइंग कि हमें बेटा सारे हमें पैरेलल प्रूव करने हैं, ठीक है ना, सॉरी सारी डिस्टेंस बराबर प्रूव करनी है, इन सबसे अच्छा है हमें ये देखो बेटा कि अगर मैं इनमें डिस्टेंस बिटवीन इन लाइंस और इन लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो ये जो डिस्टेंस है ना ये बराबर होगा। यानी कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, इन पैरेलल लाइंस की बात कर रहा हूं, तो बच्चे हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो दोनों आएंगे, जैसे दैट मीन डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, तो ये पहली बात बराबर होंगे। क्यों होंगे बच्चे, क्योंकि आप थोड़ा सा सोचो पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम का हिस्सा चौड़ा होता है, दूसरा हिस्सा कम चौड़ा होता है, तो ये दो डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकती। रेक्टेंगल के अंदर भी सेम सिचुएशन है, तो स्क्वायर के अंदर एंड रोम्बस के अंदर है ना डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन सेम है, ठीक है। अब सॉरी मतलब कहने का मतलब दो डिस्टेंस है दो लाइंस के बीच की वो सेम है, पैरेलल लाइंस तो ठीक है पैरेलल लाइंस तो होंगी, तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन सेम है और लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब बात करते हैं बेटा कि यही प्रॉपर्टी ये बराबर आएंगी आएंगी डेफिनेटली, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रूव होना है। अब यही प्रॉपर्टी हमारी स्क्वायर के अंदर भी है, यानी कि बच्चे मुझे सब इसको डिफरेंट करना है स्क्वायर से। कैसे डिफरेंट करूंगा, स्क्वायर के अंदर जो है ना सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बस ये शो कर दूं कि इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो ये रोम्बस है, ठीक है।
यानी कि फिगर जो है, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन दोनों सेम है तो या तो स्क्वायर या रोम्बस है, ये कंफर्म हो गया। अब मैं ये शो कर दूं कि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, तो दैट मींस अनदर थिंग जो है वो भी शो मतलब ट्रू हो जाएगी कि ये अब स्क्वायर नहीं रोम्बस है। और इसके लिए मुझे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। देखो, हमने ये पढ़कर आए थे बच्चे, तो मैं इसको दोबारा मिटा रहा हूं सो दैट कि मैं इसको हाईलाइट कर सकूं। ये चीज a1 a2 प्लस है b1 b2 जीरो। तो अगर दो लाइंस के बीच में मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि L1 एंड L2 इनका परपेंडिकुलर चेक करना है। तो ये देखो a1 इंटू a2 प्लस में b1 इंटू में b2 इज इक्वल टू जीरो। ये रिजल्ट है ना, अगर आया तो परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमें जो काम करना है वो इस पर करना है, ठीक है ना, रेदर देन द डूइंग द ऑल सिचुएशन। तो बस बच्चे यहां से आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा होशियार रहना बच्चे, उसने ना आगे पीछे दे रखे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो x प्लस रूट थ्री वाई हो जाएगा, तो उससे a1 a2 निकल जाएगा। हो सकता है बच्चे कि दो एंगल, अच्छा एक एंगल 90 डिग्री का निकल जाए, बट अगर एक एंगल में 90 डिग्री का निकला तो सामने वाला भी 90 का होगा, बच्चे हुए टू भी फिर हमारे पास हो सकता है 90 के हो। तो इन केस अगर आपका एक एंगल 90 का आ जाए, दो आ जाए, तो आपको तीसरा चौथा भी आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको यहां से ये सिचुएशन समझ में आएगी। वैसे मैं बता दूं बच्चे कि आपका कोई भी एंगल 90 का नहीं आने वाला, और ये आपकी पहली क्वेश्चन में प्रूव हो जाएगा। आगे चलते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन जो है वो मिरर का काम कर रही है। बेटा इस कॉन्सेप्ट में इसको हम बोलते हैं इमेज निकालना। अच्छा, इमेज निकालना जो है वो सिर्फ दो बातों पर डिपेंड है। पहली बात कि एक लाइन एज अ मिरर तो काम करेगी। पहली बात, इमेज का मतलब हो गया आपकी परछाई। आप अपने आप को देख रहे हो शीशे पे, तो पहली बात जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेटा वो मैटर करती है। एंड जो लाइन बनेगी बेटा, लाइन ऑफ इमेज एंड पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हमारे पास हाईलाइट है। देखो, अगर आप शीशे के आगे अपनी इमेज देख रहे हो तो बहुत अच्छी खासियत ये है कि आप जितना शीशे से दूर खड़े हो आपकी इमेज भी शीशे से उतनी दूर खड़ी होगी। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये दोनों जगह बराबर होगी। लाइन एज अ मिरर वर्क कर रहा है, तो पॉइंट जितनी दूर होगा आपकी इमेज उतनी दूर होगी। तो लाइन एज अ मिड पॉइंट की तरफ भी कह सकते हो। दूसरी बात है, आपको और आपके इमेज को जोड़ के बनने वाली जो लाइन है ना वो मिरर पे परपेंडिकुलर होती है। ये दो रिलेशन जो है हमें किसी भी इमेज के अंदर लगाने होते हैं। देखो, इसको करा डिलीट। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मैंने कहा ये मेरी लाइन है, ठीक है। एंड ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉइंट है -8 12। अब ये पॉइंट जितना दूर है यहां से उतना ही दूर होगी इसकी इमेज यहां से। तो इमेज को मैं थोड़ा सा एच के फॉर्म में रखता हूं, और इतनी लंबी लाइन जो आ रही है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास बच्चे ये लाइन जो आ गई वो है 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास मैंने जो इमेज ले लिया ये, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये -8 है। तो ये पॉइंट आ जाएगा h -8/2 एंड k प्लस 12/2। ये पॉइंट आ गया बच्चे। ये पॉइंट जो है इस मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर ही होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। तो दैट मीन्स कि बच्चे 4h-8/2 प्लस 7 y आ जाएगा बच्चे हमारे पास k प्लस 12/2 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये एक सिचुएशन हमारे सामने आ गई, ठीक है ना, यानी कि एक रिलेशनशिप निकाल ली मैंने कि h और k के बीच में एक रिलेशनशिप। ये दूसरी रिलेशनशिप मैंने बोला था कि ये जो लाइन बनी है p एंड p डैश, p p डैश इज परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है, ये मैंने बोला था कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसका स्लोप आएगा बच्चे हमारे पास
k माइनस 12 अपॉन में h प्लस 8, ठीक है ना, इन इनटू में जो लाइन का स्लोप है -4/7 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमने एक सिचुएशन बनाई, यहां से हमने सिचुएशन दूसरी बनाई। जब हमारे पास दो सिचुएशन है, दो अननोन वेरिएबल है, तो आपकी इक्वेशन जो है, मतलब जो आपके एच और के की वैल्यू वो आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जब भी इमेज का आए, इन्हीं दो बेसिस पर ही हमेशा इमेज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अच्छा, इमेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बात चल रही है, तो मैं ये बता रहा हूं, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही हमारे को किसी पॉइंट की इमेज निकालने को बोले, तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने अपनी क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाले। अब सपोज करो ये पी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स एंड वाई है। तो इसमें अगर मैं कहूं कि ये एक्स एक्सिस जो है ये मिरर की तरह काम कर रहा है, तो मिरर कौन है बेटा, एक्स एक्सिस। तो ये मिरर है बच्चे, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर भी है और साथ के साथ में बेटा उतनी डिस्टेंस नीचे भी जाएगी, ठीक है। तो इस पी पॉइंट का मतलब ये है कि इतना मैंने एक्स कवर करा, इतना मैंने वाई कवर करा। तो ये लेंथ अगर वाई है तो नीचे वाली लेंथ भी हमारे पास वाई होगी, और एक्स कवरिंग जो है हमारी दोनों सिचुएशन में सेम है। तो इसका मतलब इसकी इमेज जो है ना वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। आपको कुछ बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो जितना ऊपर y है उतना नीचे ही y है, और परपेंडिकुलर जा रहा है तो बेटा x की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। इसलिए बेटा इस चीज को मेरे को अलग से करवाया, सो दैट आपके अंदर दिमाग में क्लियर हो। और अगर यही सिचुएशन में अगर बोलूं कि मुझे इसकी इमेज निकालनी है, ये इमेज है p डैश और ये इमेज है p1 कर लेते, डैश नहीं होगा, और ये है 2। तो ये एक्स वाई है बच्चे, तो इसकी इमेज क्या होगी, माइनस एक्स वाई। कैसे, उसी लॉजिक से बेटा, जितना आगे एक्स आया है, ठीक है ना, ये लेंथ वाई हो जाएगी और ये भी लेंथ बेटा एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइड आया है तो इसलिए ये माइनस एक्स हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ में आई कि ये इमेजेस कैसे निकलती है। तो अगर मान के चलो आपको बोला जाए कि 2 3 है, इसकी इमेज जो बेटा एक्स ऐसे बनेगी 2 - 3 और यहां बनेगी -2 3, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट मैंने है ना अपनी फंडामेंटल सीरीज के अंदर भी डिस्कस करा है, लेक्चर नंबर 5 के अंदर, ठीक है। बट हो सकता है बच्चे की इतने ट्रैवल करके आ रहे हो, ये सारे लेक्चर सुन रहे हो अगर आप, तो यहां पर आके ये सिचुएशन को भूल भी सकते हो, ठीक है। बट कोई नहीं, रैंडमली आगे चलते हैं। कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ जंक्शन, जंक्शन को बेसिकली हम बोलते हैं क्रॉसिंग, दो स्ट्रेट पाथ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। यानी बेटा एक लाइन है बच्चे ये रही, दूसरी लाइन है बच्चे मेरे पास ये रही। ये दो लाइन जहां क्रॉस कर रही है वहां पर एक आदमी स्टैंड कर रहा है और वो उस पाथ पे पहुंचना चाहता है, ठीक है ना, जो कि जल्दी से जल्दी इन लीस्ट टाइम पर। तो यानी कि एक पाथ और है, सपोज कर लो ये रहा, और इस पाथ पर वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बस इतना था, ठीक है। तो जब भी लीस्ट टाइम की बात करें या सबसे मिनिमम टाइम जो लगेगा उसकी बात करें, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेती है। तो कभी भी अगर आपको किसी जगह पहुंचना है तो वहां पे लगने वाला मिनिमम टाइम उस जगह तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यानी कि हमें यहां से एक जो आदमी इधर स्टैंड कर रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस वाले पाथ पे, और ये पाथ क्या है, 6x - 7y + 8 = 0। ये वाली इक्वेशन मेरे को गिवन है, ये वाली इक्वेशन गिवन है, तो मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आराम से निकाल सकता हूं। और क्योंकि मुझे बेटा लीस्ट टाइम का मतलब पता चल गया कि लीस्ट टाइम पे किसी जगह पे तभी पहुंचोगे जब आप उसके परपेंडिकुलर पाथ को कवर कर रहे हो या उसके परपेंडिकुलर पाथ पर चल रहे हो। तो दैट मींस आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। और ये जो डिस्टेंस निकलती है ना बेटा पॉइंट एंड लाइन से, जितने भी फॉर्मूले से थ्रू डिस्टेंस निकलती है ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
कहता है स्ट्रेट लाइन एल है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा फाइंड नहीं है, एरिया गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल। ऐसी इक्वेशन जो है जो इस पे परपेंडिकुलर है, देखो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, मुझे बोला हुआ है कि ऐसी इक्वेशन बताओ, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है, तो अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो इसके एक्सिस हो जाएंगे, ये हो जाएगा -x और जो है -5y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज हो गए, और y का कोफिशिएंट जो है हमारे पास नेगेटिव हो गया, तो -x -5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन, अच्छा इज इक्वल टू 1 नहीं, इज इक्वल टू c, c या c1 जो भी करो आप। ठीक है, तो अब हमारे पास बच्चे ये बोला हुआ है कि इस लाइन ने, जो स्ट्रेट लाइन है, उसने जो एरिया बनाया है फाइंड द लाइन, ठीक है ना, वो 5 है। तो यानी कि बच्चे इसका मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है, और जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल वो कितना है बच्चे, हमारे पास 5 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू में एल्टीट्यूड, तो ये हमारे पास एज अ बेस का काम करेंगी, ये हमारे पास एज अ एल्टीट्यूड का काम करेंगी। ठीक है, तो मैं इसको निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं बच्चे, इस चीज को ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली y0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी बच्चे हमारे पास -c0, और यहाँ पे x0 होगा, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे बच्चे हमारे पास x0 होगा ना, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू c अपॉन में -5। तो हमारे पास बच्चे, अब मैं कहूं तो हमारे पास बेस आ गया जो कि है माइनस का c, और एल्टीट्यूड जो आ गया वो हो गया हमारे पास c अपॉन में -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो c स्क्वायर, एंड ये क्योंकि मॉड्यूलस में होता है, और तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चे 5 2 जा 10 50, तो c की वैल्यू हो जाएगी बच्चे हमारे पास 5√2 एंड प्लस माइनस, ये सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल पाएंगे बेटा, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी c की +-5√2, और हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। फाइंड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ अ इक्वेशन जिसकी साइड्स गिवन है दिस दिस दिस। तो मेन बात, ऑर्थोसेंटर होता क्या है, जहां पे ट्रायंगल के तीनों जो एल्टीट्यूड्स है वो कट करते हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये जो फिगर दे रखी है, यहाँ पे मुझे ये ऑर्थोसेंटर है, इसको निकालना है। तो देखो ऑर्थोसेंटर निकालने के लिए अगर मुझे एडी पता चल जाए, या मुझे बेटा बीई पता चल जाए, ठीक है, या मैं इसके साथ सीएफ पता चल जाए, तो कोई भी बेसिकली मेरे को, मेरे कहने का मतलब है, दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन पता चल जाए, तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो ऑर्थोसेंटर होगा, बस सिंपल। ठीक है, तो मुझे मेहनत करनी है बेटा कि दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन आए कैसे, जब मुझे तीनों साइड्स की इक्वेशन ही गिवन हो रखी है। तो बहुत आसान है निकालना। देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं एडी की इक्वेशन के लिए। एडी जो है ये परपेंडिकुलर है बच्चे किस पे, बीसी पे। तो एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे को बीसी की इक्वेशन जो है, मैं इनमें से ये ले लेता हूं ए बी की, ये रखता हूं बीसी की, और ये रखता हूं इक्वेशन एसी की। तो बीसी की इक्वेशन है बेटा 2x + 3y = 6, तो एडी की हो जाएगी 3x - 2y = C1।
अब बच्चे मेरे को सिर्फ C1 निकालना है, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहां से मैं क्या करता हूं, मैं आराम से तीनों इक्वेशन से तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूं। यानी कि मैं ए भी फाइंड कर सकता हूं, मैं ए भी फाइंड कर सकता हूं, बी भी और सी भी। तीनों इक्वेशन है, तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट पास हो गए, निकल गए। तो यानी कि मेरे पास बच्चे ए बी सी तीनों पॉइंट्स है। नाउ एडी की इक्वेशन निकली। अब मेरे को सी निकालने के लिए बताऊंगा, इट पासिस थ्रू पॉइंट सी। तो ये पॉइंट ए से पास होता है। इस पॉइंट से पास होने के कारण इसकी वैल्यू मैं इसमें डाल सकता हूं, जिससे मेरे को सी की वैल्यू, C1 की वैल्यू मिलेगी। C1 की वैल्यू मिलने का मतलब है मुझे एडी की इक्वेशन भी मिल गई। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको यहां से ये तरीका समझ में आया कि किस तरीके से हम एडी की इक्वेशन में पहुंच सकते हैं, बीई की इक्वेशन भी ऐसे ही पहुंचना है और सीएफ की इक्वेशन में भी ऐसे ही पहुंचना है। उससे पहले आप बच्चे आप तीनों पॉइंट्स निकाल लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। यही सेम क्वेश्चन है बेटा इस बार, लेकिन ये पॉइंट्स में है। तो पिछली बार क्या हुआ था, हमारे को पॉइंट्स गिवन थे, पिछले हमारे को इक्वेशन गिवन थी, हमें पॉइंट्स की नीड पड़ी थी। इस बार पॉइंट्स गिवन है, मेरे को इक्वेशन की नीड पड़ेगी। इक्वेशन की नीड के लिए मैं, जैसे मेरे को -1 3, ये हो गया 2 -1 और ये हो गया बेटा 0 0। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करो, आप इक्वेशन पॉइंट करो ए बी बी सी सी ए की बाय 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे ही आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, अब ये क्वेश्चन आपको पिछले वाला ही बन गया। यानी कि बच्चे आपको अब एडी बीई एंड ईएफ की इक्वेशन पर काम, ईएफ इस इक्वेशन पर आपको काम करना है। इसकी इक्वेशन के लिए हम परपेंडिकुलर रिलेशन वाली इक्वेशन यूज करेंगे एंड देन इट पासिस थ्रू अ पॉइंट। उसके बाद ये पॉइंट से पास हो रही है। तो बस हमें इतना ही करना है बच्चे। तो सेम क्वेश्चन है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। पिछली बार इक्वेशन दे रखी थी, इस बार पॉइंट दे रखे हैं। तो अल्टीमेटली हमें कह सकते हो कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट था, हमें इसको कंप्लीट करना था। आगे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटर ट्रायंगल। कोई इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसका एक वर्टेक्स बताना है जिसका सेंट्रॉइड ओरिजिन में हो और अपोजिट साइड सी हो। तो सबसे पहली बात बेटा कि सेंट्रॉइड जो होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तीनों मीडियंस एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करती है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो मैं इसके डायग्राम को थोड़ा सा और बहुत बढ़िया बनाया बेटा, इक्विलेटर ट्रायंगल बनाए बच्चे ए बी सी। तो इसकी मीडियन ये रही, इसकी मीडियन ये रही एंड इसकी मीडियन बच्चे हमारे पास ये रही। तो इन तीनों की मीडियन जो है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये रही। तो बेसिकली सेंट्रॉइड निकालने का मतलब है इनकी जो मीडियन है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, जहां पे तीन मीडियन जो है मीट करती है। तो मैं अगर कहूं कि मेरे को आपको अच्छा सेंट्रॉइड गिवन है, तो सेंट्रॉइड की वैल्यू 0 0 है, इसको ओ बोलते हैं, इसको बेसिकली बेटा ओ बोलते हैं और ये 0 0 है। तो अब क्या क्या हमारे पास है, मैं ये कह रहा हूं मुझे x प्लस वाई माइनस 2, मुझे इसकी इक्वेशन गिवन है BC की, ठीक है, इक्वल टू 0 है। नाउ अब बच्चे हमारे पास अब फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वन वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके अपोजिट साइड ये है, तो मुझे एक एक कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब देखो हम यहाँ पे ना दिमाग बहुत लगाओगे एंड सेंट्रॉइड के ऊपर, तो खास तौर पे जैसे मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूँ x1 y1 है, ये सिमिलरली x2 y2 है एंड x3 y3 है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से दिमाग लगेगा, ठीक है ना। जैसे हमें पता चलेगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 है,
इज इक्वल टू 0, सेम y1 प्लस y2 प्लस y3 इज अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0। तो जिससे मुझे ये पता चल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 0y, y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 0y। इसके अलावा मुझे और क्या क्या पता चल सकता है बच्चे, x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये पॉइंट्स बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सिमिलरली बच्चे ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दैट मीन्स x3 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। एंड साइमल्टेनियसली मैं d भी निकालूंगा, जो d जो होगा मेरे पास आ जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। तो क्योंकि ये मीडियन है तो मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब है डी आल्सो सेटिस्फाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब मैं इतनी जानकारी एक साथ एकत्रित कर ली, इकट्ठा कर ली, लेकिन मजे की बात है बेटा इन जानकारी के साथ भी होने के बावजूद भी आप x1 y1 तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि बेसिकली इस क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की, वो आपको सीधा सीधा नजर नहीं आ रही। वो है इसके पीछे की छुपी प्रॉपर्टी, जो कि है बच्चे, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सबके सब एक ही जगह पर आते हैं एक्सेप्ट एक्स सेंटर। तो अभी अभी हमने ना बेटा क्या पढ़ा था, हमने ऑर्थो सेंटर पढ़कर आए थे, ठीक। तो यानी कि बच्चे ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सामने लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और ये मीडियन भी है। इसका मतलब बच्चे अब मैं इस इमेज को उठाता हूं और इसको करता हूं कॉपी, यहां पे करा पेस्ट। तो मुझे अब बच्चे, मुझे है ना ये सब ना करके मैं कुछ और करता हूं, देखो कैसे। मैंने कहा ये अब साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर है तो मेरे को है ना इक्वेशन निकल सकती है आराम से, एडी की इक्वेशन निकल सकती है बाय परपेंडिकुलर रिलेशन से। तो परपेंडिकुलर रिलेशन से अब एडी की इक्वेशन निकलेगी, तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे यहां पे, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास x का कोफिशिएंट 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू c1, ठीक है। अब ये जो लाइन है बच्चे ये पासिस होगी, पासिस थ्रू सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये 0 0 है, सेंट्रॉइड से पास होगी तो c1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो यानी कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को एडी की इक्वेशन मिल गई। एडी की इक्वेशन जो है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एडी की इक्वेशन मेरे पास है। मेरे पास बच्चे बीसी की भी इक्वेशन है, एडी की आ गई। तो एडी एंड बीसी से मैं पॉइंट डी निकाल लेता हूं, ठीक है। डी निकालना बहुत आसान बात है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एडी कह रहा है कि x माइनस वाई है, तो ये निकलेगा बच्चे मेरे पास 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 1 आई तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 1 1। तो अब बच्चे फाइनल जो इसके अंदर की एक और हिडन इंफॉर्मेशन है कि जो सेंट्रॉइड है बेटा, यानी कि जो O है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0, ये है a x1 y1 और ये है बेटा d 1 1। तो सेंट्रॉइड जो है इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है इस लाइन को। तो अब आपको इजीली x1 y1 मिल जाएगा। तो देखो एक तरफ क्या है, आपने इतनी सारी जानकारी लगा दी तब भी आप x1 y1 तक नहीं पहुंचेगा, आप ट्राई करके देख लेना। और एक तरफ क्या है बच्चे, आपने 2:1 मतलब इसके पीछे के छुपे कॉन्सेप्ट के थ्रू गए तो आपने देखा कि 2 या 3 स्टेप के अंदर ही आपको x1 y1 मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। आगे चलते हैं एंड आई थिंक नहीं अभी लास्ट नहीं है। तो मेरे से बोला हुआ है द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दिस एंड द ऑर्थो सेंटर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। तो बच्चे ऑर्थो सेंटर क्या होता है,
ऑर्थो सेंटर, अच्छा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वही जो बेटा यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड मिलते हैं, इस पर मेरे को ऑर्थो सेंटर गिवन है, क्या है ये 1 1। तो ऑर्थो सेंटर गिवन है, मुझे थर्ड साइड की इक्वेशन बतानी है। तो लेट्स से मैं ये बोल देता हूँ कि मुझे ये ए बी की और ये ए सी की इक्वेशन पता है। तो ए बी ए सी से मेरे को ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो निकाल ही लेते हैं बेटा ए पॉइंट। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करा बेटा किससे, इसको मल्टीप्लाई करा 4 से और इसको मल्टीप्लाई करा 3 से। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 12x प्लस में 15y इज इक्वल टू 60, 12x माइनस 8y एंड माइनस 24 माइनस प्लस प्लस। तो ये तो कट गया बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास 23y और 60 70 80 84 84। तो y की वैल्यू आ जाएगी 84/23। ठीक है बेटा, तो बड़ा अजीब सी आ रही है। तो फाइनली मेरे पास ये पॉइंट है। अब क्या करा जाए बच्चे कि थर्ड साइड इक्वेशन, थर्ड साइड जो बची मेरे पास वो बची है BC। ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को BC की इक्वेशन निकालनी है बेटा। BC की इक्वेशन निकालने के लिए देखो मेरे को ना A के कोऑर्डिनेट मिल गए। अगर मैं बात करूं AD की इक्वेशन, AD की, तो AD में मेरे पास A पॉइंट है एंड ऑर्थो सेंटर जो भी है इसका दे रखा है 1 1 है। तो मेरे पास 2 पॉइंट है, तो मैं इससे AD की इक्वेशन निकाल लूंगा। AD की इक्वेशन को परपेंडिकुलर यूज करूंगा और मैं निकाल लूंगा BC की इक्वेशन भी। ठीक है, अब BC की इक्वेशन में आएगा जो होगा कांस्टेंट। अब इसको कैसे निकाला जाए, सारी मेहनत इस पर आएगी। तो आप समझ रहे होगे, ए के पॉइंट्स गिवन है, मेरे पास ओ गिवन है, तो एडी इक्वेशन आ जाएगी। परपेंडिकुलर रिलेशन लगाऊंगा तो बेटा इस तरीके से बीसी की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो फाइनली मेरे को कांस्टेंट पे काम करना है। कांस्टेंट कहां से आएगा ये अब ढूंढने वाली बात है। कांस्टेंट 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 बेटा ये निकलेगा बेटा तभी जब मेरे को बी और सी पता हो। अब बी सी कैसे पता कर सकते हैं, तो चलो इस पर काम करते हैं। देखो मुझे, मैं अब बी के कोऑर्डिनेट निकालने के ऊपर काम कर रहा हूं। तो बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे ध्यान रखना। बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चे, वो होगा बच्चे, देखो मेरे पास ए सी गिवन है, ए सी गिवन है तो मेरे पास बी ए निकल जाएगा। ठीक है ना, बी की इक्वेशन आ जाएगी कैसे, परपेंडिकुलर रिलेशन से। अब इस इक्वेशन के अंदर बेटा आपका जो कांस्टेंट आएगा, दैट मींस कि जो सी सी पार्ट है, ठीक है ना, इस कांस्टेंट को निकालने के लिए मेरे को बोला हुआ है कि लाइन जो है ना, ये जो ये बी है ये पास होएगी, ये ऑर्थो सेंटर से भी पास होती है। तो ऑर्थो सेंटर की वैल्यू है 1 1, यानी कि इस पॉइंट से पास होगी तो मेरे को कांस्टेंट मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं मैं बीई की इक्वेशन निकाल ली है, बी की इक्वेशन निकाल ली, बी की इक्वेशन है हमारे पास, और ए बी की इक्वेशन को मैं यूज करके क्या मैं पॉइंट बी नहीं निकाल सकता बेटा। और जैसे ही मेरे को पॉइंट बी आ जाएगा इस कांस्टेंट को मैं निकाल लूंगा। तो बस ये एक प्रोसेस है, तो ये जर्नी है बच्चे जो आपको करनी पड़ेगी। एंड आई होप बच्चे की ठीक है, थोड़ा सा क्या इस पे काम करा जाए। बच्चे लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया और एक क्वेश्चन अभी मेरे को और सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा हम इस पे AC के ऊपर चलते हैं। AC मेरे पास क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो AC से BE कैसे निकलेगा मैं ये बता रहा हूँ। B निकलेगा बेटा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू C1। और ये जो लाइन है ये किससे पास हो रही है, 1 1 से। तो डेट मीन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू C1। तो C1 की वैल्यू आ गई 1। तो मेरे पास B की वैल्यू आ गई 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। और ए बी मेरे पास गिवन है क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 6। तो जो ए बी है वो है मेरे पास 3x प्लस माइनस 2y है। 6 इज इक्वल टू 0।
ए बी आ गया बच्चे हमारे पास, ए बी ए बी ए बी, और ए बी के बाद हमारे पास आएगा बच्चे मतलब ए बी, एंड हमने अभी अभी बी ई की इक्वेशन निकाली है बेटा। बी की इक्वेशन आ गई है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो है पॉइंट बी। तो बस बच्चे ये काम करना था हमें, एंड उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आपको इस काम समझ में आया होगा, जो भी टेक्निकल पॉइंट्स है एंड जो काम है इसके पीछे वो आराम से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose side this and this। तो सर्कमसेंटर क्या होता है? Circumcenter of a triangle is a point where three perpendicular bisector from the sides of a triangle intersect या meet। सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखा रखा है, ये तीनों मीट होते हैं। तो यानी कि मुझे अगर सर्कमसेंटर निकालना है तो मुझे परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 2 और परपेंडिकुलर 3, मुझे किसी भी दो की इक्वेशन फाइंड करनी है, काम खत्म। तो आइदर मैं परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 2, परपेंडिकुलर 3 किसी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखो मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर 1 जो है ना वो किस पर परपेंडिकुलर है? ए बी पर। ए बी की इक्वेशन मेरे को गिवन है जो कि है 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी बच्चे? इसकी इक्वेशन निकल जाएगी इसकी इक्वेशन बट हाँ, इसकी इक्वेशन निकलेगी बच्चे हमारे पास माइनस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू C1। मेरे पास x की इक्वेशन निकल गई P1 की। P1 की इक्वेशन निकल गई। अब C1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। तो देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यानी कि बच्चे ये जो पॉइंट है ना P1, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, ये एज अ बाइसेक्टर भी काम कर रहे हैं। तो आपको प्रोसीड कैसे करना है? ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, वी हैव 3 इक्वेशन, ठीक है, ए बी, बी सी एंड सी ए। इस 3 इक्वेशन से आप ए बी सी ये 3 पॉइंट निकालो। 3 इक्वेशन 3 पॉइंट हमारे पास आ गए। अब परपेंडिकुलर 1 जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो अभी अभी हमने इक्वेशन निकाली क्या? माइनस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू C1 कर लेते हैं, क्योंकि 3 परपेंड वो आएंगी वेरिएबल। सिमिलरली perpendicular to is perpendicular to beta AC and similarly perpendicular 3 is perpendicular to AB। तो मेरे को अलग अलग इक्वेशंस मिल जाएंगी, बट हमको बेटा अब यहाँ पे मैंने जो पॉइंट यूज करे हैं ए बी सी ऐसे यूज करें। तो बेटा मेरे पास अब ये पास हो रहा है पॉइंट बी से, तो मुझे बेटा सी मिल जाएगा, C1 मिल जाएगा, और C1 मिल जाएगा तो वही बेटा जो हमने अभी करा माइनस 3y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो मुझे एक परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, मुझे सिमिलरली दूसरे परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब दो परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारे हाथ में अल्टीमेटली सर्कमसेंटर आ जाएगा। तो ये बेटा इसके पीछे करने का वर्किंग लॉजिक है, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आराम से अपने ऑर्थो सेंटर को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का जो लेक्चर है जो हमने आइडियोलॉजी बेस पर डिस्कस करा है आपको अच्छा लगा होगा, आप आइडिया समझे होंगे। अब आप वर्किंग कर सकते हैं बच्चे, इससे आपके थॉट प्रोसेस को इंप्रूव होने में बहुत हेल्प मिली होगी। तो बस बच्चे इस लेक्चर में इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर। यहाँ प्रैक्टिस सेट खत्म होगा, 10 के अंदर अब हम नए कंटेंट के साथ आएंगे। तो मिलेंगे बेटा बहुत जल्द लेक्चर नंबर 10 में।